हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो में मैं ऑप्टिक्स के बारे में बात करूंगा। ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा। अभी फिजिक्स का टॉपिक है, 6 यूनिट है ऑप्टिक्स की। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, सबसे ज़्यादा नंबर का काम इसी में आता है। देखो, वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसमें शुरुआत करता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे फिर बाद में, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं हम। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो क्या होता है ये। किसी भी एक मीडियम का, मीडियम के अंदर मतलब कोई भी चीज़ है, कोई भी मीडियम है, तो उसका अलग अलग इंडेक्स होगा और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। रिफ्रैक्शन का मतलब अभी पढ़ेंगे हम क्या होता है। देखो, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से या फिर हम करते हैं एन से। ये क्या होता है, देखो अलग अलग मीडियम के अंदर है, अलग अलग मीडियम के अंदर अलग अलग स्पीड होगी लाइट की, ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा है फिर स्पीड के ऊपर। कैसे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब है कि कोई मीडियम नहीं है उसमें। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस भी बोल सकते हो आप, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। देखो, वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको हम लिखते हैं c से, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम मैंने ये लिख दिया। अब देखो, एक चीज़ है, एक नंबर के क्वेश्चन में बार बार पूछ लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। देखो, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तुम्हें पता होगा। फ्रीक्वेंसी तो होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, वो वेव जो है कितने ऑसिलेशन कर रही है कितने टाइम के अंदर, वो होती है फ्रीक्वेंसी। और वेवलेंथ होती है एक वेव की लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव होगी तो ये लेंथ है वेवलेंथ। इसको हम लैम्डा से लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं म्यू से, ठीक है, म्यू से और लैम्डा से। अब हमें ये पता है, पता नहीं है तो हमें बता देता हूँ कि फ्रीक्वेंसी जो है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। डिपेंड क्या करती है? वेवलेंथ डिपेंड करती है। तो कोई भी चीज़, क्वेश्चन ये पूछ लें कि व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन मीडियम, फ्रीक्वेंसी दे देंगे, वेवलेंथ दे देंगे, स्पीड दे देंगे या फिर कुछ और दे देंगे एक और। तो इसमें फ्रीक्वेंसी जो है इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये एक नंबर के क्वेश्चन में बनता है। अब देखो, ये स्पीड के ऊपर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कैसे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मल्टीप्लाई जो होता है वो होता है स्पीड ऑफ वेव। आपने ये 5th यूनिट में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। वेलोसिटी या स्पीड जो है वो किसके बराबर है? फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा अपना? देखो, सी को क्या लिखूंगा मैं? फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ इन वैक्यूम, ठीक है, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी वो की वो रहेगी क्योंकि मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है फ्रीक्वेंसी, और वेवलेंथ मीडियम के अंदर अलग हो जाएगी। तो वेवलेंथ इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेवलेंथ इन मीडियम। एक डेफिनेशन और आ गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ठीक है। आल्सो एक 5th यूनिट में ये भी पढ़ा हुआ आपने कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो किसके बराबर होता है? 1/√μ0 म्यू नोट क्या है? परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस। परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस मैग्नेटिक फील्ड वाली यूनिट में पढ़ा होगा आपने। परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस एंड या फिर मैं कहूँ वैक्यूम, और एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने में काम आता है और ये आता है मैग्नेटिक फील्ड मेजर करने में। भाई कैसे वेरी करता है इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम के अकॉर्डिंग, कैसे वेरी करता है मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग, तो ये परमिबिलिटी होती है। देखो, म्यू नोट ये सिंबल सेम सा ही है थोड़ा थोड़ा, पर ये इसमें डिफरेंस है, इसमें नोट लगा रहता है। नोट का मतलब है फ्री स्पेस, अगर नहीं लगा होगा तो सिर्फ म्यू रहेगा तुम्हारा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इन दोनों का सिंबल सेम ही रहता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्म ये एन भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों ही सिंबल यूज आते हैं, कहीं भी कुछ भी मिल सकता है आपको। तो एक फॉर्मूला यहाँ से भी बनेगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस क्या होगा? μ0 एप्सिलॉन नॉट। 5th यूनिट में पढ़ा होगा आपने। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के अंदर क्या होगा? 1/μ एप्सिलॉन नॉट। म्यू क्या है इसमें? μ0 इंटू में μr, और एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर। μr है रिलेटिव परमिबिलिटी, ये है रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको हम बोलेंगे। देखो, ये डिपेंड करता है मैग्नेटिक मीडियम के अंदर। जैसे आयरन का मीडियम है या फिर कोई प्लाज्मा का मीडियम है,
उस पर डिपेंड करता है। अगर नॉर्मल कोई मीडियम है, जैसे अपना ये मीडियम है, इसमें म्यू आर की वैल्यू हम करेंगे पुट 1, मैग्नेटिक मीडियम नहीं है ये, ठीक है। एप्सिलॉन आर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग वैल्यू होती है इनकी, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के अंदर क्या होगा फिर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मैं इसको म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट की टर्म्स में लिख रहा हूँ इसको मैं, तो ये हो जाएगा म्यू नोट म्यू आर एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, ठीक है। और म्यू नोट एप्सिलॉन नोट का अंडर रूट क्या बन गया, सी बन गया, तो सी बाई म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से स्पीड का फॉर्मूला ये बन रहा है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, हमने अभी पढ़ा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किसके बराबर है, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो v की वैल्यू क्या है, ये है, और c तो है हमारे पास, तो ये पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यू, तो ये बनेगी म्यू आर एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एक कोई मीडियम गिवन है 1 नंबर के क्वेश्चन में, उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुम्हें दे देंगे कुछ भी 1 2 3 एंड ऑल, और रिलेटिव परमिबिलिटी भी दे देंगे, ठीक है। नहीं देंगे तो इसको 1 पुट कर देना है, फिर कोई भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो उसमें रिलेटिव परमिबिलिटी 1 ही आएगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप वहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे वाटर ले लेते हैं हम, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, लगभग 1.31 आता है, ठीक है। तो उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको गिवन होगा, तो वहाँ से कैलकुलेट कर लेना आप कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर। चलो नेक्स्ट अब रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। व्हाट इज रिफ्रैक्शन, देखो रिफ्रैक्शन और एक होता है रिफ्लेक्शन, 2 वर्ड हैं, एक में तो आर आता है, एक में एल आता है। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है कि रिफ्रैक्शन हमेशा 2 मीडियम के बीच में होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जब भी लाइट जाएगी तब होगा ये, ठीक है। इसको मैं लिखता हूं, व्हेन ए लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, वन ट्रांसपेरेंट लिख सकते हो आप, ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, it changes its path, it changes its path, called refraction of light, ठीक है। पाथ चेंज कर देगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर कोई भी लाइट जाएगी तो। अब देखो ये मैंने 2 मीडियम बना दी, मान लिया मैंने ये कुछ बाउंड्री है ऐसी लंबी, एक मीडियम ऊपर है एक मीडियम नीचे है, तो लाइट ये आई, मान लिया मैंने ये लाइट गिरी है, इंसिडेंट हो गई लाइट। अब देखो एक चीज़ और ड्रा करते हैं, इसमें नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल टू द बाउंड्री, बाउंड्री ये बाउंड्री हमारी, इसके नॉर्मल ड्रॉ करोगे, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ये मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये है इंसिडेंट। तो इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल के साथ एंगल हम मानते हैं, वो होगा इंसिडेंट एंगल बोलेंगे हम उसको, ठीक है। अब ये जानी तो सीधी चाहिए लेकिन सीधी नहीं जाती है, सीधी नहीं जाती है, किधर बेंड होगी, या तो इधर बेंड होगी या उधर बेंड होगी, डिपेंडिंग ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, ठीक है। और रिफ्रैक्शन एंगल क्या होगा, ये एंगल देखो यहाँ से आई और आर जो है इनमें रिलेशन क्या है, आई इज लेस देन आर है इस केस में, तो बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है। ये अभी देखेंगे कब जाते हैं दूर, कब पास में आएगी नॉर्मल के, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा या ज़्यादा होगा पहले वाले से, तो अभी हम इसको देखेंगे कैसे आएगा, ठीक है। अभी तक की डेफिनेशन लिख दिया मैंने, चलो इसको लॉज लिखो अब कि क्या कौन से होंगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देखो 2 लॉज हैं, कौन कौन से हैं भाई, फर्स्ट ले देता हूँ मैं, फर्स्ट लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल अपना, या फिर ये मान लो कोई भी एक मान लो, ये तीनों के तीनों है लाइज इन सेम प्लेन, लाइज इन सेम प्लेन। प्लेन का मतलब है एक सरफेस,
जैसे ये बोर्ड है तो इसके ऊपर लाइट अगर ऐसे आ रही है तो इसी प्लेन के ऊपर ही रिफ्लेक्शन होगा और इसी प्लेन पे ही नॉर्मल मिलेगा आपको। मतलब तीनों की तीनों लाइंस जो है, ये तीनों के तीनों इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन और नॉर्मल, वो सिर्फ एक ही प्लेन के अंदर लाई करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ देखो, सेकंड लॉ बोलो या फिर इसको बोलो स्नेल्स लॉ और स्नेल्स लॉ। स्नेल साइंटिस्ट का नाम है, स्नेल्स लॉ उसने दिया था ये। देखो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि स्नेल्स लॉ ये बताता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है और इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन एंगल जो है वो एक दूसरे से कैसे लिंक हैं। तो वो क्या होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल्स टू, मैं या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ μ2/μ1, वो किसके बराबर होगा, साइन ऑफ आई डिवाइड बाई साइन ऑफ आर, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल। ठीक है, ये हमारा स्नेल्स लॉ है। यहाँ तक क्लियर है, दोनों के दोनों लॉ। ये लॉ इंपॉर्टेंट बनता है। देखो इसमें से अब ये चेक करेंगे कि लाइट जो है बैंड होगी नॉर्मल की तरफ या फिर अभी जाएगी नॉर्मल की तरफ। कब कब क्या होगा, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड का ज़्यादा हो या कम हो। देखो फर्स्ट केस ही ले लो, व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम इज ग्रेटर देन फर्स्ट मीडियम। देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, μ2/μ1 की, इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1, और μ2/μ1 किसके बराबर है, साइन आई बाई साइन आर, और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है, साइन आई जो है वो ग्रेटर होगा साइन आर से, एंड यहाँ से प्रूव हो गया कि आई जो है वो ग्रेटर देन है आर से। इसका मतलब जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मीडियम सेकेंड का ज़्यादा है तो इट विल बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल, मतलब रिफ्रैक्शन एंगल जो है इंसिडेंट एंगल से कम होगा। देखो इस केस, यो केस जो मैंने बनाया है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वाला केस है। अगर बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल होगा तो ऐसे जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले को हम बोलते हैं रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, और ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले को बोलेंगे हम डेंसर। तो एक लाइन ये लिखेंगे, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर इट विल बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज लेस देन फर्स्ट मीडियम तब क्या होगा, μ2 इज लेस देन μ1, देन क्या होगा भाई, देखो μ2 इज लेस देन μ1, तो μ2/μ1 जो होगा वो क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया। अब μ2/μ1 क्या है, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर जो है वो है लेस देन 1। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि साइन आई जो होगा वो लेस देन होगा साइन आर के, एंड यहाँ से प्रूव हो गया कि फिर आई जो है लेस देन है आर से। इसका मतलब इंसिडेंट एंगल जो है वो कम है एज कंपेयर टू रिफ्रैक्शन एंगल। तो रिफ्रैक्शन एंगल इसमें क्या होगा, ज़्यादा हुआ, ज़्यादा का मतलब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो इसमें हम लाइन लिखेंगे, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इसमें हम लिखेंगे डेंसर टू रेयर, क्योंकि हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लो में जा रहा है, डेंसर टू रेयर। इट विल गो, इट विल गो या बैंड भी लिख सकते हो, इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से अवे जाएगा, दूर जाएगा। देखो ये एंगल और ये एंगल में फ़र्क है ना, ये ज़्यादा एंगल है, ये कम एंगल है। ठीक है, तो ये दो लाइनें याद रखनी है आपको। अगर रेयर टू डेंसर जा रहा है तो बैंड होगा टुवार्ड्स नॉर्मल, अगर डेंसर टू रेयर जा रहा है तो अवे जाएगा, दूर जाएगा। ये इसका मैंने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ते हैं कि एक रेक्टेंगुलर स्लैब होगी तब उसमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन कैसे होगा, वो सब अभी पढ़ेंगे हम। रेक्टेंगुलर स्लैब है, रिफ्रैक्शन थ्रू ए
रेक्टेंगुलर स्लैब, रेक्टेंगुलर स्लैब ले ली भाई मैंने, एक रेक्टेंगल ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसमें से रिफ्लेक्शन करवाना है, तो लेट से मैंने एक इंसिडेंट रे ले ली, ये मैंने नॉर्मल बना दिया इसका, ये क्या होगा भाई, इंसिडेंट एंगल होगा। अब ये देखो इसका मीडियम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ पे एयर मान लो या फिर μ1 मान लो लोअर, इसका जो है ग्लास का जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है। तो इसमें क्या होगा कि लाइट किधर जाएगी भाई, रेयर टू डेंसर में, बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल, टुवार्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड कर दो इसको। अगर एक्चुअल रे होती तो ये ऐसे जाती, लेकिन ये अवे फ्रॉम नॉर्मल नहीं गई है, ये टुवार्ड्स नॉर्मल गई है, बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल। ये मैंने मान लिया कुछ भी R1 एंगल है। अब देखो ये एक बाउंड्री आ गई दूसरी, तो यहाँ पे फिर से रिफ्लेक्शन होगा, इसका नॉर्मल मैंने ये बना दिया। अब ये इसका इंसिडेंट एंगल होगा, कुछ भी मैंने मान लिया R2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये हो गया डेंसर मीडियम, ये हो गया रेयर मीडियम, तो क्या करेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये मैंने अवे फ्रॉम नॉर्मल बना दिया, इसको मैं बोलूँगा इमर्जेंट एंगल, इमर्जेंट एंगल। अब देखो मैं ये इसमें एक रिलेशन निकालूंगा कि इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल में क्या रिलेशन आएगी, वो हम अभी प्रूव करेंगे। ये दोनों बराबर आएंगे, देखो कैसे आएंगे, अभी करते हैं हम इसको ए बी, इसको मैं नाम देता हूँ रेक्टेंगुलर स्लैब को ABCD। तो यहाँ पे क्या है देखो, AB इज पैरेलल टू CD, AB और CD दोनों पैरेलल है कि नहीं है, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक लाइन खींच दी, तो ये जो एंगल है दोनों के दोनों को क्या होंगे, बराबर होंगे। अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री R1 इज इक्वल्स टू R2, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब देखो हमने रिफ्लेक्शन का लॉज पढ़ लिए, तो पहला लॉज तो यूज आ ही रहा है इसमें रे बनाने में, सेकंड लॉ और यूज करो। सेकंड लॉ कौन सा था भाई अपना, स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ। बताओ जरा स्नेल्स लॉ क्या होगा, μ2 बाई μ1 जो है वो किसके बराबर होगा भाई, साइन I डिवाइड बाई साइन R1, ठीक है। सेकंड वाले सरफेस पे और लगाओ, ये तो है फर्स्ट सरफेस के ऊपर, फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट बाउंड्री AB पे, ठीक है। CD के ऊपर और लगाओ जरा, साइन μ1, देखो अब चलेगी रे किस में चलेगी, वापस दोबारा से उसी मीडियम के अंदर, μ1 डिवाइड बाई μ2, देखो इसमें इंसिडेंट एंगल कौन सा है, अब ये एंगल है साइन R2 डिवाइड बाई साइन E, ये है सरफेस CD के ऊपर, ठीक है। अब R1 और R2 दोनों बराबर हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों बराबर है, इन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई, इनको इक्वेशन दे दो, नाम दे दो 1 और 2, मल्टीप्लाई 1 and 2, देखो मल्टीप्लाई करो इनको, तो μ2 बाई μ1 मल्टीप्लाई बाई μ1 बाई μ2, तो कितना आ गया देखो, साइन I साइन R1 और ये कितना होगा, साइन R2 बाई साइन E। देखो साइन R1 और R2 दोनों बराबर थे, तो ये कैंसिल हो गया, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गया, इधर तो बच गया 1 और इधर बच गया साइन I बाई साइन E। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि साइन I जो है वो किसके बराबर है, साइन E के, और यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि I इज इक्वल्स टू E, I इज इक्वल्स टू E। इसका मतलब क्या हुआ कि इंसिडेंट रे और फाइनल रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर इनको नाम दो कुछ भी आप, PQRS, यहाँ से प्रूव हो गया कि PQ इज पैरेलल टू RS। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रूव दैट इन ए ग्लास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इंसिडेंट रे एंड फाइनल रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल टू ईच अदर, या फिर इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू एमर्जेंट एंगल, ठीक है। तो ये इसमें प्रूव करना था। नेक्स्ट इसी में देखो रेक्टेंगुलर स्लैब के अंदर एक चीज़ और है, वो हम निकालते हैं अभी। देखो वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है लेटरल शिफ्ट। ये डायग्राम एक बार फिर से बनाऊंगा मैं, लेटरल शिफ्ट निकालेंगे अब, लेटरल शिफ्ट, लेटरल
इन पे क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल भी आ सकता है इस पे। ये डेरिवेशन तो है ही, प्लस में न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो लेटरल शिफ्ट देखो कैसे निकालेंगे। लेटरल शिफ्ट क्या है पहले तो वो देखेंगे हम, फिर से एक बार डायग्राम बना देता हूँ मैं वही। तो ये क्या होगा, बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल, एंड ये होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे और फाइनल रिफ्लेक्टेड रे क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ये मैंने मान लिया एंगल आई है, और ये मैंने मान लिया एंगल आई है, ये भी आई होगा क्योंकि दोनों बराबर होंगे। और ये मैंने मान लिया कुछ भी आर है, और ये क्या होगा, ये भी आर ही होगा। ठीक है, अगर इसमें रिफ्रैक्शन नहीं होता तो रे कैसे आती, सीधी आती कि नहीं आती। तो लेटरल शिफ्ट क्या है, लेटरल शिफ्ट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे विदाउट रिफ्रैक्शन एंड एक्चुअल इमर्जेंट रे। तो इंसिडेंट रे विदाउट रिफ्रैक्शन ये जाती है इंसिडेंट रे, है ना, और इमर्जेंट रे कौन सी है, ये है। तो इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये मैंने बना दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको मैं बोलूँगा लेटरल शिफ्ट। मैंने कुछ भी एक्स दे दो, डेल्टा दे दो, कुछ भी नाम दे दो आप इसको। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो इसकी थिकनेस हमें मान लेते हैं कुछ भी है, टी थिकनेस है। इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की थिकनेस जो है कितनी है, टी है। अब इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ क्योंकि ट्रायंगल हमें यूज आएगी। इसको नाम दे दो, जैसे मैंने पी क्यू आर एस दिया था पहले, और इसको मैंने नाम दिया था ए बी सी डी। तो यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो, ई, और ये पॉइंट है इसको दे दो एफ। ठीक है, तो इसमें दो ट्रायंगल यूज करो आप। कौन कौन सी भाई, एक तो ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल, एक ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल भी है, क्योंकि नॉर्मल है वो जो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है टू द बाउंड्री। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाली यूज करो आप। हमें निकालना क्या है, ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कॉमन क्या है इसमें बीच में, क्यू आर जो है वो कॉमन लाइन है। देखो ये एंगल कितना होगा बताओ मेरे को। देखो ये टोटल एंगल कितना है, आई है, इसमें से आर तो ये चला गया। अगर ये नहीं होता तो ये सीधी जाती है लाइन, तो मतलब ये यहाँ से यहाँ तक कितना होता, आई होता। तो ये कितना होगा, आई माइनस आर। ठीक है, यहाँ तक देखो ये परपेंडिकुलर हो गया इसका, ये हाइपो हो गया। हाइपो दोनों में कॉमन है, तो हाइपो वाली लाइन लेनी है हमें। और परपेंडिकुलर बाय हाइपो क्या होगा, एक्स बाई क्यू आर क्या होगा, फ्रॉम ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल क्या है भाई, आर एफ क्यू। परपेंडिकुलर बाई हाइपो किसके बराबर होगा, साइन ऑफ एंगल कितना है भाई, आई माइनस आर वन। इसको इक्वेशन नंबर 1 डालना। देखो नेक्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी लो आप ले लो आर ई क्यू। देखो इसमें हाइपो तो लेना ही लेना है, प्लस में क्या है एक थिकनेस हमें पता है, तो क्या ले लो, बेस ले लो। परपेंडिकुलर ये होगा, ये हाइपो होगा। बेस लो, इसमें बेस कितना है भाई, क्यू ई डिवाइडेड बाय हाइपो क्यू आर, वो किसके बराबर होगा, कोस ऑफ एंगल कितना है, आर है। सेकेंड इक्वेशन डाल दो इसको। ठीक है, क्यू ई कितना है अपना, थिकनेस इसकी टी है, और क्यू आर इसमें कॉमन है। तो इन दोनों को क्या कर दो, अब डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करो जरा, x डिवाइड 1/2, x बाई क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, क्यू ई कितना है, t है, और ये बन गया साइन आई माइनस आर डिवाइड बाई कोस ऑफ आर। अब साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी डिवाइड बाई कोस ऑफ आर। ठीक है, यहाँ तक सही है। चलो अब कोस आर से डिवाइड कर दो इसको। तो x बाई टी क्या बन गया भाई, कोस आर से डिवाइड करो, तो कोस आर से कोस आर कैंसिल हो गया, साइन आई
माइनस कोस आई एंड टेन आर। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया लेटरल शिफ्ट का। देखो इसको थोड़ा सा और हम करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल के लाएंगे। लेट से मैंने यहाँ पे ले लिया एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका 1, इसका मैंने मान लिया म्यू है, ठीक है। तो बाई स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट बाउंड्री, बाई स्नेल्स लॉ एट ए बी, स्नेल्स लॉ लगाओ जरा, क्या आएगा कि म्यू टू कितना है भाई, म्यू है सिंपल, म्यू टू डिवाइड बाई म्यू वन कितना है 1 है, तो म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। तो साइन आई कितना बन गया म्यू टाइम्स साइन आर, या फिर मैं कहूँ कि साइन आर कितना बन गया भाई, तो साइन आर बन गया साइन आई बाई म्यू बन गया। तो हमें टेन आर और निकालना है, तो कोस आर निकालो ज़रा। कोस आर कितना होगा भाई, देखो √1 माइनस साइन स्क्वायर आर है ना। साइन स्क्वायर आर कितना है, साइन कितना है ये है, तो साइन स्क्वायर आई डिवाइड बाई म्यू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलो इस सभी की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो x बाई टी इज इक्वल्स टू साइन आई यूँ का यूँ। मैं इसमें जो है लेटरल शिफ्ट जो है वो इंसिडेंट एंगल की टर्म्स में ही निकालूंगा, क्योंकि बार बार हमें रिफ्लेक्शन एंगल वगैरह निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें पुट करो साइन आई माइनस कोस आई, और साइन आर बाई कोस आर हमें टेन आर करना है, तो ये डिवाइड बाई ये करना है। तो ये ऊपर होगा साइन आई, नीचे आएगा इसका म्यू डिवाइड बाई कोस आर करना है, ये करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर आर डिवाइड बाई म्यू स्क्वायर। देखो इसका एलसीएम लो जरा, क्या आएगा साइन आई, देखो इसमें भी है इसमें भी है, तो कॉमन ले सकते हो आप इसको, और ये बन गया 1 माइनस कोस ऑफ आई डिवाइडेड बाई, देखो इसका एलसीएम लोगे तो म्यू स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और म्यू स्क्वायर जो अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा, सिर्फ म्यू बनेगा, और म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा। तो ये मैं लिख देता हूँ उसको म्यू स्क्वायर माइनस ऑफ साइन स्क्वायर आई। तो इस टी को उधर मल्टीप्लाई कर देना तो लेटरल शिफ्ट आ जाएगी x क्या आ गई अपनी टी साइन आई ब्रैकेट 1 माइनस कोस आई डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। तो ये हमारी आ गई लेटरल शिफ्ट। देखो यहाँ तक रिफ्रैक्शन का टॉपिक तो है ख़त्म हो गया है। अभी इसमें अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ और निकालेंगे, उसमें भी रिफ्रैक्शन ही यूज़ हो रहा है वैसे तो बाद में फिर रिफ्लेक्शन करेंगे धीरे धीरे। इस ऑप्टिक्स यूनिट को हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इसमें से काफ़ी नंबर का काम आता है। ठीक।